मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं। आज का विषय थोड़ा सा खास है और आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मैं बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ की, जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों से रिलेट करती है। और आज इसकी ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका BA MA साइकोलॉजी से रहा है, MA हिस्ट्री से और MEd भी रहा है। साथ ही बात करें उनके करियर की तो उन्होंने अभिव्यक्ति लॉन्च किया साल 2011 में, लेकिन रजिस्टर्ड हुआ 2023 में। इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में कई पड़ाव पार किए हैं, जैसे कि आकाशवाणी पे उन्होंने करीब 3 साल काम किया। इसके अलावा NCC में, केंद्रीय विद्यालय में, आर्मी वेलफेयर में, टीकाराम कॉलेज में और भी बहुत जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही अवार्ड की बात करें तो उनको कॉन्टिजेंट कमांडर ऑल इंडिया 2009 में प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित किया गया। और इसके अलावा उनके कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आर्टिकल भी पब्लिश्ड हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रही हूँ साइकोलॉजिस्ट काउंसलर गार्गी कौशिक जी की। रेडियो नारद पे वो मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगी। गार्गी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि हम बात करें साइकोलॉजी की या फिर हमारी हेल्थ की, जब तक हमारी हेल्थ और स्पेशली मेंटल हेल्थ स्वस्थ नहीं रहेगी, हम कोई भी काम को दिल से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता उस काम में। तो मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है और एक साइकोलॉजिस्ट का उसमें क्या रोल होता है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रो आपके द्वारा लेना चाहेंगे। मैम प्लीज़ कुछ अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। आपने चीज़ों को जितने अच्छे से बताना था आप बता चुके हैं। मेरा नाम गार्गी कौशिक है, जैसा कि आप जान चुके हैं आरजे यशी जी के द्वारा। अभिव्यक्ति हमारी एक संस्था ही नहीं बल्कि वो सोच है जो हम प्रत्येक बच्चे के साथ जाना चाहते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है, अभि मतलब सेल्फ और व्यक्ति मतलब प्रेजेंट करना, यानी कि जो आपकी मानसिक स्थिति के द्वारा दुनिया में जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं, हम उन सारी चीज़ों को आपको बता रहे हैं। अभिव्यक्ति उसी कार्य को सबसे आगे बढ़ाने का कार्य करता है जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में आपके लिए सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा आपकी सारी क्वेरीज को बताने में। इसी के साथ मैम, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी इंसान के लिए, और साथ ही एक साइकोलॉजिस्ट का उसमें क्या रोल होता है वो हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि मेंटल हेल्थ आजकल ही नहीं हमेशा से ज़रूरत रही है, क्योंकि हम इसको हिंदी में बहुत अच्छे से समझेंगे कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो मानसिक स्थिति है, हमारी स्थिति मतलब सोसाइटी में जैसा माहौल है, परिवेश है, जो हमारे आसपास लोग बदल रहे हैं। हम अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं, हम अलग अलग परवरिश होती है हमारी। तो जब हमारी ये सारी चीजें अलग अलग हैं तो हम लोगों की मानसिक स्थिति भी एक जैसी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम पर हर परिवेश का एक तरीके से इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। उसी इम्पैक्ट को हम कह सकते हैं मानसिक स्थिति का बदलाव। ये लेन देन है एक दूसरे से। अगर हम इसे पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो ये हमें आगे बढ़ाएगा, अगर हम इसे नेगेटिव सेंस में लेंगे तो ये हमें पीछे ढकेलेगा। क्योंकि प्रत्येक घर में कुछ ना कुछ अलग चीजें होती हैं। हर किसी के रहने का स्टाइल भी अलग है, हर किसी के खाने का स्टाइल अलग है, बात करने का स्टाइल अलग है, ऐसे ही सोचने का तरीका भी अलग है। जब सोचने का तरीका अलग है तो हम एक साथ जब बैठते हैं तो हम इन सारी चीजों को क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, और यही हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब हमारी एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर होती है और हम उसके थ्रू काम करते हैं जी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति आज के टाइम में सबसे ज्यादा पीयर ग्रुप्स की तरफ से बदलती है, टीचर्स की तरफ से भी बदलती है। अब ये साइकोलॉजिस्ट की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, आप ऐसे समझिए कि कोई भी बच्चा कोई एग्जाम देना चाहता है। आजकल IAS PCS का ट्रेंड अभी है बहुत ज्यादा,
हर कोई बच्चा कहता है कि मैं पीसीएस देना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, या मैं अफसर बनना चाहता हूँ। चाहता हूँ मैं बहुत डिफरेंट है, लेकिन हम उसके लिए फिर सिलेबस निकालना, उसकी तैयारी करना, 4-5 साल हमने उस चीज को दिए। या तो पहले साल में बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है अगर वो सही स्ट्रेटजी और सही चीजों को फॉलो करता है। तो अगर मान लीजिए 2 साल में नहीं होता है, 3 साल में नहीं होता, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक डिप्रेशन जन्म लेगा। लेकिन ये इनडायरेक्टली डिप्रेशन होगा, वो कहेगा नहीं किसी से, वो बोलेगा नहीं, वो सबके साथ खुश बैठेगा, दिखाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस पे मानसिक स्थिति दबाव बनने लगेगी। वो उस दौरान खोया रहता है। बिल्कुल खोया रहता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो चीजों को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर झेल रहा होता है उस समाज का, जो कह नहीं रहा है, लेकिन समाज इनडायरेक्टली उससे बहुत कुछ पूछ रहा है। ये बार बार पूछता है कि तुम कब बनोगे। अगर वो 10 लोगों में जाकर बैठता है तो लोग पूछेंगे, बेटा तुमने तो आईएएस का एग्जाम दिया था, उसका क्या परिणाम हुआ, बेटा पीसीएस का एग्जाम दिया था, क्या परिणाम रहा। हर कोई उससे एक परिणाम के बारे में बात करता है। कोई ये नहीं कहता कि उस जर्नी में उसने क्या क्या सहा, बेटा तुमने क्या अनुभव लिया। अगर ये क्वेश्चन बदल जाए तो कितना बढ़ेगा। प्रश्न सिर्फ परिणाम पे घोषित होता है। तो ऐसे समय के लिए मनोवैज्ञानिकों की जरूरत होती है, जिससे कि वो उनकी मन की स्थिति को समझकर, उनके मन में अंतर्ध्वन जो चल रहा है उसको समझकर सही तरीके से फिर से उसको गाइड करें और कहें कि नहीं, तुमसे हो सकता है, तुम करो, एक बार अंतिम प्रयास फिर से करो, जिससे कि तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि असफलता ही मिले। तो असफलता को हटाने के बाद सफलता ही है ना। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों से भी कहना पड़ेगा कि मानसिक स्थिति हम लोगों के द्वारा दी गई है, हम खुद समाज को दे रहे होते हैं उसको। तो उसमें हमारा रोल ज्यादा है। सभी लोगों का सोचने का तरीका बदलता है एक मनोवैज्ञानिक। बिल्कुल मैम। इसी के साथ में एक अगर इंसान की जर्नी के बारे में बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पड़ाव आते हैं उसकी जर्नी में। जैसे अगर वो बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको मेंटल प्रेशर इस चीज़ का होता है कि अगर वो टॉफ़ी खाने के लिए या गिफ्ट लेने के लिए या कोई खिलौना लेने के लिए अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है, तो वो वहाँ पे उसकी अप्रोच को मना कर देता है, वो साफ इनकार कर देते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से उसको नो सुनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि एग्जैक्टली कैसे उसको उस कंडीशन में खुद को संभालना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही गहरा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा हाल है सोसाइटी का, जो चेंज हो रहा है सिनेरियो, आप देखेंगे कि बच्चे टॉफीज, आइसक्रीम और चॉकलेट के सबसे ज्यादा आदीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल, जो आप थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन मोबाइल भी है ना। तो ये 4-5 चीजें बच्चों की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी हो गई हैं। अब हम इन्हें डायरेक्ट मना करेंगे तो उन पर थोड़ा असर पड़ेगा। देखिए, इसके हमें पेरेंटिंग पे जाना पड़ेगा। यहाँ ये पेरेंटिंग पेरेंट्स को सीखनी पड़ी। मना करना ही है, मना तो करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए अगर हम कुछ गेम्स लगाएं या जैसे टॉफी देनी है तो उससे कहें कि आप ये लूडो खेलकर मेरे से जीत कर दिखाएं, तो उससे टारगेट पूरा, टारगेट फिक्स, है ना। छोटे छोटे टारगेट उनके लिए सेट करें, जिससे कि हमारे और उनके बीच एक बॉन्डिंग बनेगी। बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है कि पहले हमारे ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो आपके और हमारे समय में क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बैठते थे, क्योंकि उतने मोबाइल नहीं थे। अब अगर 4 घर में मेंबर हैं तो चारों के पास मोबाइल है और चारों अलग बैठे रहते हैं। पहले टॉफी लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। आजकल हर किसी के बगल में शॉप है। बिल्कुल। तो शॉप, इवन ब्लिंकिट आ गया है, तो आपके घर में ही शॉप है, आप सिर्फ तुरंत मोबाइल में शॉप ऑर्डर करिए, आ जाएगा, है ना। तो बच्चे इस चीज का क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। अब आप टारगेट बनाइए, उनके साथ समय बिताइए और मना करिए, लेकिन एक तरीके से, जिससे कि क्या हो कि उनको ये लगे ही नहीं कि रिजेक्शन मिला है या मना हुआ है, बल्कि क्या हो, उनको ऐसा महसूस हो कि हमें एक टारगेट के बाद ये प्राइज रूप में मिला है। तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया, उसको लेने का, उसको खाने का तरीका बदल गया। तो जब भी हमें कोई चीज चाहिएगी तो हम अपने पेरेंट्स से कहेंगे, बच्चे जब आके कहेंगे कि मम्मा आज कुछ कंपटीशन कर लेते हैं, या पापा आज कुछ कंपटीशन करते हैं, बाहर से कुछ मंगाएंगे, या हमारे लिए आइसक्रीम मंगा दीजिएगा, थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों को टॉफी मत दो, ज्यादा ना दो, ऐसा भी नहीं कह सकते कि मोबाइल मत दो, क्योंकि भाई एआई का जमाना है, तो आपको वो सिखाना पड़ेगा। लेकिन टारगेट फिक्स करिए,
टाइम डिसाइड करिए और उसके हिसाब से बच्चे को मॉडिफाई करिए और खुद भी मॉडिफाई हुए और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए पर, है ना। बिल्कुल गार्गी मैम, अब बात करते हैं अगले पड़ाव की। जैसे कि टीनेजर वाली स्टेज तक हम पहुंचते हैं तो वहाँ 2 कैटेगरीज में किसी की भी सोच डिवाइड हो जाती है। पहली सोच तो ये कि पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि आपको यही कोर्स करना है और आप यही कोर्स करोगे, इसका प्रेशर। या फिर दूसरी जो साइड होती है वो ये होती है कि मुझे इससे शादी करनी है लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे जो मेंटल प्रेशर होता है, दोनों मेंटल प्रेशर अलग अलग हैं लेकिन दोनों पेरेंट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं किसी भी बच्चे को। अब उसके पीछे हो सकता है पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी हों पेरेंट्स के कि उन्होंने देख रखा है कि वो फ्यूचर नहीं है उसका। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को कैसे खुद को संभालना चाहिए या पेरेंट्स को कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए? सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूंगी कैरियर वाले पे। देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है और आईक्यू लेवल भी डिफरेंट है। तो जो पेरेंट्स का ओपिनियन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बताएं बैठकर कि वो क्या क्या कैरियर ऑप्शन ले रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। अब कैरियर ऑप्शन जब हम बताते हैं तो वो उसके हमें लॉसेस और प्रॉफिट दोनों चीजें समझाते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ वो ये भी चीजें होती हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से ऑब्जर्व कौन कर रहे हैं, पेरेंट्स। कभी कभी हम खुद भी उसको नहीं कर पा देते। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि किशोर अवस्था एक तूफान की अवस्था है, ऐसी अवस्था जिसमें हमें सही गलत का बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता है। अगर मुझे मेरे दोस्त पुश कर दें कि भाई ये बहुत अच्छा है तो मैं उस चीज को फॉलो करने लगता हूँ, है ना। तो उस टाइम पे अगर हम अपने पेरेंट्स या किसी भी ऐसे समझदार व्यक्ति के साथ बैठकर डिस्कशन करें जिसमें उसे पता हो कि आफ्टर 12th क्या क्या कैरियर ऑप्शन खुल रहे हैं। अगर कोई बच्चा पीसीएम ग्रुप से है, पीसीबी ग्रुप से है या आर्ट्स ग्रुप से है, कॉमर्स ग्रुप से, डिफरेंट ग्रुप से बच्चे हैं, तो उन्हें अपने अपने ग्रुप्स के थ्रू जॉब क्राइटेरियाज पता होने चाहिए। इसीलिए हर स्कूल में एक कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड जरूर करानी चाहिए। अपील भी है ये स्कूल वालों से तो कि कैरियर काउंसलिंग कराएं, किसी अच्छे से लोगों को बुलाकर ये बताएं, या फिर टीचर्स भी इसकी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे से बच्चों को हम उनके ऑप्शंस बताएं कि एक ही साइड से कितने ऑप्शंस हैं। तो इससे क्या होगा, उनका जो दिमाग है, जो माइंड सेट है, वो थोड़ा बढ़ेगा, और जब माइंड सेट बढ़ेगा तो उनके पास ऑप्शंस भी अच्छे होंगे, तो उस हिसाब से वो एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे और अपने पेरेंट्स को समझा पाएंगे कि इनका क्या है। जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, आपने अपने पेरेंट्स से ऐसे कहा, अपनी मदर या फादर से कहा कि मुझे सीडीएस अफसर करना है, अब उन्हें यही नहीं पता कि सीडीएस होता क्या है, तो आप कैसे कंसोल करोगे, इसे नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आपको भी पता होना चाहिए, मतलब उस कैडेट को या स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम को वो देने जा रहा है उस एग्जाम का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या कहता है ना, उसे खबर होनी चाहिए। पहली बात तो उससे क्या होगा कि पेरेंट्स से प्रेशर नहीं देंगे बल्कि उनके साथ खड़े होंगे, और पेरेंट्स हमेशा ही अच्छा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे जाएं, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन का मैं आपका आंसर देती हूँ, मैरिज वाले पे। देखिए, मैरिज एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम लॉन्ग लाइफ टर्म अपने साथ रखते हैं ना। हम किसी के अट्रैक्शन, अफेक्शन एंड लव, ये 3 स्टेजों में रिलेशनशिप चलता है, और तीनों ही जब स्टार्टिंग में हम इसको ग्रैब करते हैं तो ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और टीन एज में सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है, लव जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बच्चे उसको समझते हैं कि लव है और उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, और उस टाइम में वो अपना वो कीमती समय खराब कर देते हैं जिस समय उन्हें अपना कैरियर बनाना होता है। डेफिनेटली। तो कैरियर के टाइम पे कैरियर के बारे में सोचें। अगर वो बंदा आपके लिए ट्रूली लव में है तो वो वेट करेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो आपके कैरियर में सपोर्ट करेगा। और इवन आप भी वेट करो। बिल्कुल, दोनों वेट करेंगे, मतलब वेटिंग है उस रिलेशनशिप में, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अगर हमें आगे ले जाना है या पेरेंट्स को मनाना है, तो सोसाइटी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। आज के टाइम में सोसाइटी का जो चेंज ऑफ बिहेवियर देखने को मिल रहा है, तो मैरिज यहाँ बहुत कम सक्सेसफुल देखने को मिल रही है। रेशोज बहुत जल्दी गिर रहे हैं, काफी चीजें खराब हो रही हैं। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल
जो दोनों पर्सन की जरूरी है, बिल्कुल। और पर्सपेक्टिव भी बहुत जरूरी है। इसीलिए पेरेंट्स का ओपिनियन भी उतना ही उसमें जरूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई बात खराब हो जाए तो एटलीस्ट आपके साथ खड़े होने के लिए कुछ लोग तो होंगे। क्योंकि जिस तरीके से समाज बदल रहा है वहां पर डेफिनेटली आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ही और चीजें खराब हो जाती हैं। तो उस चीज का खराब ना हो तो हमें एक कैरियर बिल्ड करना चाहिए, दोनों को अवेयर रहना चाहिए और इस चीज को प्रेशर न समझकर टीन एज में, बल्कि इसको सिर्फ एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ बिल्ड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली मैम, दोनों ही स्टेजेस में कहीं ना कहीं आपको मैच्योर होना ही पड़ेगा। वहीं अब बात करते हैं उस स्टेज की जब इंसान माँ बाप वाली कैटेगरी में आ जाता है, उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, सबकी लाइफ अलग अलग हो जाती है। वहाँ ऐसी सिचुएशन हमें इमोशनली वाली देखने को मिलती है कि माँ बाप को घर से निकाल देते हैं बच्चे और वो वृद्धाश्रम का पार्ट बन चुके होते हैं। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए और माँ बाप को कैसे हर चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ज्यादातर मैंने केसेस देखे हैं। ऐसे में दोनों को कैसे समझना है और समझाना है? देखिए, आपका ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यशी जी, क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है ना, उसमें ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपने देखा होगा तो पहले अनाथालय बहुत ज्यादा होते थे, अभी वृद्धालय ज्यादा होने लगे हैं, अनाथालय कम हो गए क्योंकि बच्चे अडॉप्ट किए जाने लगे हैं और पेरेंट्स घर से बाहर छोड़ दिए जाने लगे। उसके दो रीजन है। सबसे पहले तो हम जब मैरिज करके आते हैं, ऐसे हम इसको 3 पीढ़ियों के हिसाब से मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाती हूँ कि आपने अपनी दादी को देखा होगा। आपकी दादी आपकी मदर से कभी कुछ कहती होंगी तो उनमें पेशेंस होता होगा, एक सहनशील, वो उनको पलट के कम जवाब देती होंगी। ऐसा नहीं है कि वो जवाब दे नहीं सकती थी, बल्कि वो इसलिए जवाब नहीं देती थी कि घर में कलेश ना हो, है ना, माहौल ना बिगड़े सबके लिए, क्योंकि आदमी पूरे दिन घर से बाहर काम करते थे, तो जब वो आए तो उनको मेंटल स्ट्रेस ना हो। अभी फिर हम दूसरी पीढ़ी पे आते हैं। अभी आपकी मदर है और आपके ब्रदर की वाइफ मान लीजिए काम करते हैं। अब आपकी जो ब्रदर की वाइफ है वो भी काम करते हैं और आपकी मदर काम नहीं करते हैं, तो वो दोनों ही काम करके बाहर से आते हैं, आपके भाई भी और आपकी भाभी भी। तो उम्मीद ये की जाएगी कि भाभी बैग हटा के रखे और चाय बनाने लग जाए, है ना। ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा सोचा जाता है ना, ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया है, ये मानना ही है ना, ऐसा होगा। लेकिन हमने कभी ये तो नहीं सोचा कि भाई भी बना सकता है या पानी दे के ला सकता है, क्योंकि वर्किंग तो अब दोनों हैं। जब हम अपनी बेटियों को और अपने बेटों को इक्वली एजुकेशन दे रहे हैं तो हम उनको वैल्यू इक्वली क्यों नहीं दे रहे हैं? हम कब कह रहे हैं कि उनको खाना बनाने के लिए आप तैयार करिए? ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बल्कि जरूरत पड़ने पर पानी तो आप भी दे सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। दूसरी बात, हम वर्किंग तो हुए हैं, हम मेंटली स्ट्रांग भी हुए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी हुए, पर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं। जी। हम इमोशनली वीक हो रहे हैं। अगर कोई भी हमसे बात अचानक से कह दी जाती है तो हमें बुरी लग जाती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के दौरान में आपकी मदर ने या हमारी मदर ने कुछ नहीं कहा होगा, कहा होगा, डांटा भी होगा, लेकिन वो हमारी बायोलॉजिकली मदर थी, इसलिए हमें बुरा नहीं लगा। अब हमने घर चेंज कर लिया, हमारी शादी हो गई, तो हमें वो बायोलॉजिकली नहीं है, वो हमारे हस्बैंड की मदर है बायोलॉजिकली, तो हस्बैंड को बुरा कहें तो बुरा नहीं लगेगा, मगर हमें जैसे ही कहती हैं वो तो बुरा लगता है। क्यों? मदर तो मदर है ना। अगर उन्होंने खाना रखने पर जब बायोलॉजिकली मदर ने ये कहा कि तुमने फ्रीज में खाना क्यों नहीं रखा, ये खराब हो गया, सेम बात यही मदर इन लॉ ने कही तो इतना बुरा क्यों लगा? तो मेंटल स्टेटस आपका कहीं ना कहीं वीक हुआ है, ये सोचकर कि ये नहीं कह सकती हमसे, हमारी मदर कह सकती है। सेम हेयर, हम अपनी मदर को लड़कियां घर में रखने के लिए तैयार हैं, मगर फादर और मदर इन लॉ को रखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? सोसाइटी में ये मापदंड हम खुद बना रहे हैं। आजकल सबके पास फोन इतना हो गया है, तो मदर का फोन आता है, हाँ बेटा क्या खाने बनाया, क्या चीजें की हैं, सारी घर की रिपोर्ट्स आपकी उन लोगों के पास होती हैं। क्यों भाई, क्या जरूरत है? आपका घर है, आपके फादर इन लॉ हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, आपके सिस्टर इन लॉ, आपके ब्रदर इन लॉ, सब कुछ तो आपका है। तो आप इन्फॉर्म क्यों कर रहे हो कि आपने चटनी से खाना खाया, कि आपने इससे खाया, कि हल्दी इतनी,
क्यों ये सब शिकायतें चीजें क्यों कर? हाँ, शिकायतें क्यों? क्योंकि घर तो आपका है ना ये, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करिए। उनके घर में उतना ही बताइए जितनी उनको जरूरत है। इसके ही वजह से वो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल। एक कारण ये भी, और दूसरा कारण ये है कि हम इतना शो ऑफ हो गए हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते ही नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ को आप डिजिटल करिए बिल्कुल, लेकिन पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखिए। क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट ये मैं मानती हूँ कि नजर आज भी होती है। नजरें लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं, क्यों नहीं लगती हैं? जब अच्छा है, चीजें बेटर हैं, हम शो कर रहे हैं, हमें क्या पता कितने मोमेंट्स के बाद हमने ये अच्छा मोमेंट देखा है, हेल्दी फैमिली का मोमेंट हमने देखा है, तो हम क्यों पूरे सोसाइटी को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यहाँ खुश हो रहे हैं, हम यहाँ, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत वेट किया है ना। तो हम जब ये इसका फिर रिजल्ट देखते हैं। बिल्कुल मैम, ये 3 फेजेस थे किसी भी इंसान की लाइफ के जहां उनको मेंटल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। जब मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी अफेक्ट करते हैं? देखिए, इन चीजों के इफेक्ट जो पड़ते हैं ना, आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, फिर बॉडी फिजिकली भी आप हार्म हो रहे होते हैं, काफी डिजीज आपको जन्म ले रही होती है, जैसे कि आपका बीपी लो होना, थायराइड का भी हो जाना, और भी बहुत सारी बीमारियां। और मेंटल हेल्थ में तो आपका एंजाइटी लेवल, आप एंजाइटी लेवल इतने हाईली लेवल का हो जाता है कि आदमी सारी चीजें भूलने भी लगता है, अल्जाइमर हो जाता है। क्योंकि हम इतने मेंटल प्रेशर में जब चले जाएंगे तो क्या होगा फिर। एक और जो चीजें इससे देखने को मिली हैं, जब एज ए वुमेन तो हम ड्रग्स नहीं लेंगे ना, लेकिन एज ए मैन हम ड्रग्स भी लेने लगते हैं। ड्रग्स क्या? सिगरेट पीना, अल्कोहल करना। ये प्रेशर हम खुद बढ़ा रहे हैं, सोसाइटी दे रही है या लोग दे रहे हैं, और फिर हम कहते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं बच्चों पर। जो आपके टीन एज के बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IAS नहीं बना, मेडिकली नहीं निकला, या उसका इंजीनियर बनना नहीं है, उसका पड़ोसी का बच्चा ये हो गया, अरे भाई पड़ोसी का हुआ तुम्हारा नहीं हुआ, तुम उसको कहो कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन हम उसको ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, उस पर प्रेशर देते हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर दूसरा इफेक्ट, तीसरा चौथा इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? डिप्रेशन में चला जाएगा आदमी, धीरे धीरे वो एंजाइटी फेज में रहेगा। ऐसे एक कहावत है हमारे यहाँ साइकोलॉजी में, इसको चिंता चिता के समान है। और अगर आपको ज्यादा चिंता हो गई तो चिता एक दिन पक्का बननी ही बननी है। तो आप इस चीज से बाहर निकलें। डिप्रेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, इसके लिए एक अलग से चीज करेंगे हम कभी। बिल्कुल मैम, इसी के साथ एंड ऑफ द प्रोग्राम हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर श्रोतागण इन सारी प्रॉब्लम से हट के अपने को मेंटल पीस देना चाहें तो क्या क्या वो तरीके हैं जिससे वो हर प्रॉब्लम में खुद को शांत भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि वो म्यूजिकल थेरेपी यूज करें। म्यूजिकल थेरेपी में वो सॉन्ग सुने जो उनके अंदर एंजाइटी हुई है या डिप्रेशन है, उसको फील करके वो रो सकें। एकदम फील करके रोएं, उसके अंदर से वो इमोशन निकल जाए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि राइटिंग कर सकते हैं। राइटिंग थेरेपी, हम उसे लिखें, फिर अपने मन में जो भी फीलिंग्स आ रही हैं वो एक्चुअल में नेचुरली लिखें। सारी फीलिंग्स लिखें उस आदमी के हिसाब से जिसके लिए भी हैं, या जिस धंधे से रिलेटेड हैं, जिस कैरियर से रिलेटेड हैं। लिखने के बाद हम उसको जला दें, फेंक दें। जब भी मेट का सीन, हाँ, बिल्कुल एक्चुअल में है, डिस्ट्रॉय कर दो। रियल में है वो थेरेपी बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है, और उससे डिप्रेशन काफी कम होता है। एक है आपकी आर्ट थेरेपी, जिसको हम ड्रॉ मैन कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। ड्रॉ मैन में आप क्या करिए कि जो भी आपको खूबसूरत चीजें लग रही हैं, या आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरी लाइफ में बहुत ही हिडन ला रही हैं, तो उनको बनाए और निकाल दें। है ना, अपने कलर्स को, जो अच्छे कलर्स हैं आप उनको भरें, अच्छा घर बनाएं, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आप लाएं। और गार्डनिंग करें। गार्डनिंग भी एक बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है। और योगा तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि योगा तो ट्रेंड में है ना। ट्रेंड में जो चीज है उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन म्यूजिकल थेरेपी, आर्ट थेरेपी एंड ड्रॉ मैन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों के काम आए।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और ख़ास बात बताई मैम आपने, क्योंकि कहीं न कहीं जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसको कोई बस एक सुनने वाला चाहिए होता है कि बस मेरे सामने बैठे, मुझे चाहे उसका सॉल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन बस मुझे वो सुन ले, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसके बाद हल्का हो जाता है। और जितनी भी थेरेपीज़ आपने बताई वो उसका एक पार्ट है कि वो कैसे अपने स्ट्रेस को, अपनी एंग्जायटी को, अपने डिप्रेशन को ख़त्म कर सकता है और एक नए फ़ेज़ में जाके वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉय करके और एक खुशहाली ज़िंदगी में वापस लौट सकता है। तो थैंक यू सो मच इतनी सारी थेरेपीज़ के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे आज के इस मेंटल हेल्थ के टॉपिक पर इतना अच्छे से डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच गार्गी मैम। वेलकम। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा विषय था मेंटल हेल्थ, जो कि कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से मिलता जुलता है और हर सिचुएशन से मिलता जुलता है। हम उसको फील करते हैं, हम उसको महसूस करते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी आज थेरेपीज बताई गार्गी मैम ने, आप उन्हें सुने, समझे, एक बार फील करके देखें, क्या पता वो प्रॉब्लम आपकी खुशहाली में बदल जाए। फिलहाल वक्त हो गया है मेरा आप सभी से विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर मिलते हैं एक नए विषय पर, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए सेहत सही लाभ का कार्यक्रम ओनली ऑन रेडियो नारद 90.4 FM पर। जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।